स्टूडेंट्स, तो आज अपन को पढ़ना है शेल एंड ईएमएफ। अभी तक अपन चैप्टर का आधे से ज्यादा पार्ट खत्म कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक था अपने पास में किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ अपने लिए किस काम आता था? बड़े से या कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए, उसमें से जो भी अननोन चीज है अपने को उसको निकालने के लिए किरचॉफ लॉ का अपन यूज करते थे। आज अपने को पढ़ना है शेल एंड ईएमएफ। पहले शेल के बारे में बताते तो देखो, शेल जैसे तो आपको पता ही है कि बैटरियों में यूज होता है, रिमोट में यूज होता है, अलग अलग जगह पे शेल छोटा बड़ा कहीं ना कहीं यूज होता रहता है। लेकिन शेल का मेन पर्पस क्या है? शेल अपने लिए क्या काम आता है? जैसे मान लिया अपने पास में एक कन्वेयर बेल्ट है। इस कन्वेयर बेल्ट में क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा रखे हैं। अब क्या है, इनको चलाना है, तो चलाने के लिए अपने को एक क्या है चीज चाहिए होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। वो क्या कहलाता है? सोर्स कहलाता है। वो सोर्स एक ऐसा काम करेगा जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या है, घूम के एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। लेकिन ये सोर्स यहाँ से जैसे अपने को क्या देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को घुमाना है तो अपने को एक क्या देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, और कुछ भी देगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने के लिए इसके पास में भी एक कोई ना कोई एनर्जी होनी चाहिए, और उस एनर्जी का नाम क्या होता है? केमिकल एनर्जी। तो अपने पास में शेल का फंक्शन, शेल का मेन फंक्शन ही क्या हो जाता है अपने पास में? शेल का मेन फंक्शन अपने पास में वो केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ये वो उसको चेंज करके फिर बाद में अपने पास में क्या है, जो रिक्वायरमेंट काम होता है वो अपने लिए क्या हो है, इसमें से हो जाता है। मतलब शेल का काम ही क्या हो गया, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना। अब कैसे चेंज करते हैं? क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या चीज होती है, केमिकल एनर्जी है पहले से, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब अपने को ये देखना है, जैसे अपने पास में देखो, एक है अपने पास में H2SO4 मतलब H++ और SO4 माइनस माइनस, और एक अपन मान लेते हैं ZnSO4 मतलब Zn++ और SO4 माइनस माइनस। ठीक है, इनके पास में एनर्जी है मान लो -15 और इसके पास में है एनर्जी -20। हमेशा कोई भी अगर एलिमेंट रहना चाहेगा तो वो लोअर एनर्जी लेवल पे, मतलब जीरो पे रहना चाहेगा। अगर जीरो पे कैसे रहेगा? जैसे इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? प्लस का 15, और इसको कितनी देनी पड़ेगी? प्लस का 20। तो लोग किसके अंदर जाना चाहेंगे? इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये क्या है, स्टेबल है, और ये वाला कम स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसको तो प्लस का 15 ही चाहिए और इसको कितना चाहिए? प्लस का 20। तो स्टेबल कौन सा हो जाएगा? ZnSO4, H2SO4 के बजाय ZnSO4। और इसको तोड़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि 15 एनर्जी देते ही ये टूट जाएगा और 20 एनर्जी देते ही ये टूटेगा। मतलब ये कम एनर्जी लेवल वाला और ये वाला ज्यादा एनर्जी लेवल वाला। तो अपन हमेशा कौन सा कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट करेंगे? ZnSO4 वाला। जैसे कैसे होता है ये देखो, जैसे अपन ने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर अपन ने क्या भर दिया? H2SO4 भर दिया है, और अपन ने यहाँ पे जिंक रॉड लगा दिया। तो H2SO4 दो पार्ट्स में डिवाइड होएगा, एक होएगा H+ और एक होएगा SO4 माइनस में। ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब उसको क्या बनाना है? ZnSO4। लेकिन ZnSO4 बनाने के लिए उसको भी क्या होना पड़ेगा? आयरन में बदलना पड़ेगा। अभी तो यहाँ पे अपन ने बीच में क्या लगाया? सिर्फ जिंक रॉड लगाया। जिंक रॉड है, उसको अंदर Zn++ में बदलना है, तो दो इलेक्ट्रॉन उसको क्या करने पड़ेंगे? छोड़ने पड़ेंगे। छोड़ने पड़ेंगे तो मान लेते हैं इसको दो इलेक्ट्रॉन ये छोड़ के अपने कॉर्नर पे लेके आ गया, मतलब रेडी है यहाँ से छोड़ने के लिए। लेकिन छोड़ने के लिए अगर रेडी है तो इसको कहीं ना कहीं आगे भी भेजना पड़ेगा, मतलब आगे भी उसको रास्ता मिलना चाहिए तो ही ये आगे जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक यहाँ पे अपन लगा देते हैं कॉपर का रॉड, और यहाँ पे अपन इसको स्विच के तौर पे एक रेजिस्टर लगा के, मतलब लोड है ये, बल्ब ट्यूबलाइट जो भी समझ सकते हैं, यहाँ से इसको जोड़ देते हैं। अब समझिए, जैसे ही अपन ने इसको ऑन कर दिया तो ये माइनस वाला आगे जाना चाहेगा, लेकिन कंडीशन जैसे ही माइनस वाला आना चाहिए, जिंक को कौन चाहिए? SO4। तो जिंक तो SO4 की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे कौन से आयन है? प्लस के आयन है। प्लस हाइड्रोजन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो हाइड्रोजन कहाँ निकल जाएगा? इस तरफ निकल जाएगा। तो अपने को पता चल जाएगा SO4 इधर चला गया, H+ इधर चला गया, तो यहाँ पे अपने पास में कौन सा टर्मिनल आ जाएगा? माइनस, और यहाँ पे कौन आ जाएगा? प्लस। अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो ये वाला माइनस इस माइनस को क्या करेगा? रिपेल करेगा, और ये घूम के कहाँ आएगा? इधर। अगर ये माइनस इधर आता तो ये इसको लेगा या नहीं लेगा? लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा टर्मिनल बन चुका है? प्लस का बन चुका है। तो ये माइनस वाला इसको पकड़ लेगा,
तो H प्लस, और यहाँ पे एक और आ जाएगा अपने पास में इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये किस में बदल जाएगा, H प्लस को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये 2H प्लस थे अपने पास में, 2H प्लस को एक इलेक्ट्रॉन बन गया, तो ये मिल गया क्या बन जाएगा अपने पास में H2 बन जाएगा, और H2 अपने पास में अपने को पता है क्या हो जाती है, लिक्विड हो जाती है, आउटर में निकल जाती है बबल्स के तौर पे, ठीक है। तो इस चीज में हुआ क्या, एक तरीके से अपने को ये समझना है कि SO4 तो इसके साथ में उसने लिंक बना दिया ZnSO4 बना के, और H प्लस यहाँ पे रह जाता है जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या करता है, चलाने के लिए स्टार्ट करता है। अब मान लो कि अगर जैसे देखो यहाँ पे SO4 का एक तो मॉलिक्यूल होगा नहीं, बहुत सारे होंगे, तो यहाँ पे ये धीमे धीमे करके जैसे ही एक जना यहाँ पे अटैच हुआ तो ये वाला आगे खिसक सकता है, दूसरा वाला अटैच हुआ तो और आगे खिसक सकता है, लेकिन मूवमेंट हो किसका रहा है, सिर्फ SO4 का हो रहा है। H प्लस तो यहीं पे ही अटका हुआ है, SO4 का मूवमेंट हो रहा है, और ये अपने पास में कौन सा है, नेगेटिव आयन है। नेगेटिव आयन मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह चल रहा है, और यहाँ पे फिर जाके ये ऐसे करके पूरा का पूरा क्या है, सर्किट को कंप्लीट करते हैं। तो अपन ये सोचते हैं कि सर्किट क्या है, बाहर से ही कंप्लीट होता है, बाहर से नहीं होता है, अंदर से भी कंप्लीट होता है। तो ये यहाँ से गया, फिर यहाँ से घूम के, फिर SO4 से यहाँ से घूम के अंदर आता है, मतलब केमिकल लिक्विड के अंदर भी सर्किट को क्या है, कंप्लीट होना पड़ता है, और तब जाके ये अपना काम क्या है, आसान हो जाता है, और इसको तरीके से चलना पड़ जाता है। तो देखो क्या चीज हुआ, ये SO4 से यहाँ से निकल गया, तो अपन इसको क्या मानते हैं, कैपिटल R। कैपिटल R मतलब ये क्या होता है अपने पास में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये क्या है अपने पास में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे बहुत सारे आयन हैं, एक आयन दूसरे आयन को आगे से आगे क्या करेगा, धक्का देगा, या कैसे भी करके दूसरी जगह जाना चाहेगा। दूसरी जगह जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से कोलिजन करना पड़ेगा। कोलिजन मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा, जिसको अपन नाम देते हैं स्मॉल r। उस स्मॉल r का नाम अपन ने क्या दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। अंदर के जो आयंस घूम रहे हैं उसके हिसाब से ये क्या हो जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस चलने लग जाता है। तो ये दो चीजें, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसके हिसाब से ये क्या है अपने पास में चलने लग जाता है, और पूरा का पूरा सर्किट क्या है, स्टार्ट हो जाता है। अब अपने को क्या याद रखना है कि ये डिपेंड कैसे करता है। जैसे एक्सटर्नल वाला तो वैसे भी किसी पे डिपेंड नहीं करता है, क्यों, क्योंकि उसका तो जो शेप एंड साइज होता है वो तो उसी के हिसाब से फिक्स्ड होता है, लेकिन इंटरनल डिपेंड करता है। मतलब R किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ही अपने को पता है, R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन A। ये स्मॉल r लिख देते हैं, कंफ्यूज ना होना, ठीक है। तो सबसे पहले लेंथ अपने पास में क्या होती है, कंडक्टर की लेंथ, मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होता है और जहां पे खत्म होता है, मतलब कितना ट्रेवल करता है। तो यहाँ से अपने पास में इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन से अपन लास्ट माने, यहाँ से यहाँ तक वो क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो यहाँ से यहाँ ट्रेवल करता है। तो सबसे पहले तो वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, डिस्टेंस बिटवीन टू रॉड्स, रॉड्स के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन क्या है, ट्रेवल कर रहा है। दूसरा अपने पास में एरिया की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मान लो एरिया ज्यादा हो गया तो अपने पास में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब इधर की साइड में एरिया कैसे हो जाएगा, एरिया ऑफ डिपिंग इज लार्ज देन इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल। कैसे हो जाएगा, डिपिंग का एरिया मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ये अपन ने रॉड लगाया है, ठीक है। सबसे पहले अपन ने यहीं तक ही इसको लिक्विड को भरा था, तो अपने पास में ये एरिया अपने पास में H2SO4 के कांटेक्ट में था, और इससे क्या है SO4 ZnSO4 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे। अगर मान लो मैंने एरिया कैसे भी करके क्या कर दिया, बढ़ा दिया, अपन ने इतना बढ़ा दिया, तो एरिया बढ़ जाएगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी वहां पे क्या है, स्टार्ट हो जाएंगे बढ़ना। जैसे ही बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब वहां पे रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे फ्रीली जगह मिल जाएगी, एक पतली गली से निकलो और एक चौड़ी गली से निकलो, सेम टू सेम। यहाँ पे कम एरिया है, तो यहाँ पे ज्यादा आयंस टकराएंगे इस जगह पे पहुंचने के लिए। अगर एरिया ही बढ़ा दिया तो आयंस की जगह तो नहीं बदल रही है, तो आयंस तो उतने के उतने ही रह रहे हैं, और वो आराम से क्या है, इस जगह पे चले जाएंगे।
तो एरिया अगर अपन ने लार्ज कर दिया, डिपिंग मतलब कितना अपन ने उस लिक्विड के अंदर डुबा रखा है, तो एरिया अपन ने बड़ा कर दिया तो इंटरनल रेजिस्टेंस वहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयंस देयरफॉर इजीली मूवमेंट ऑफ आयंस क्या है, आसानी से घूमना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से अपने पास में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और तीसरा अपने पास में है लास्ट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सीधा सा टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो मॉलिक्यूल्स फटाफट स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब इजीली मूव करना। क्यों? क्योंकि अपने पास में लिक्विड क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, मतलब डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट में आयंस जो होते हैं वो आसानी से मूवमेंट कर पाते हैं, आसानी से मूवमेंट कर पाएंगे तो रेजिस्टेंस वहां पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये तरीका है शेल को समझने का और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है समझने का। थोड़ा सा कुछ एक दो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन समझाते हैं। देखो याद रखना ये कहीं पे पूछा नहीं जाता है, मैंने सिर्फ केमिस्ट्री के तौर पे बताया है। और याद रखना है आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि अंदर भी कोई सर्किट नहीं होता है, अंदर भी एक सर्किट पूरा कंप्लीट होता है तब जाके बाहर का सर्किट चल पाता है, नहीं तो नहीं चल पाता। तो इसीलिए मैंने समझाया कि पूछा नहीं जाता, बस एक नॉलेज के लिए अपन ने इसको तरीके से मैंने इसको बताया है। तो याद रखना इस चीज को कि क्या चीजें अंदर होती है क्या नहीं होती है, तो आपके कहीं ना कहीं काम आएगा। सबसे पहले डेफिनेशन है अपने पास में ईएमएफ की। ईएमएफ होता क्या है ये देखो, ईएमएफ का फुल फॉर्म है अपने पास में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन को या यूनिट चार्ज को लेके जाने में जो फोर्स लगाया जाता है वो वाला ही अपने पास में क्या कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग अ यूनिट चार्ज थ्रू वन कंप्लीट साइकिल। मतलब अभी अपन ने देखा जैसे कि अपन ने उसको क्या है शेल को बना रखा था, इस शेल के अंदर अपने पास में दो रॉड्स थी, यहाँ से अपन ने सर्किट क्या कर रखा था, कंप्लीट कर रखा। तो अपन चार्ज यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ से चल रहा था, यहाँ से चल रहा था और फिर वापस एक पे आ जाता, मतलब एक पूरा का पूरा उसने क्या किया, साइकिल को कंप्लीट किया। अगर उस साइकिल को कंप्लीट करते हैं तो जो वर्क डन हुआ उस वर्क डन को ही अपन क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। मतलब उसने एक पॉइंट से ही स्टार्ट किया और वापस वही पॉइंट पे आके उसने क्या किया, खत्म किया, तो वो उसका क्या कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है। और ये बैटरी में क्या है, अंदर की साइड लगा होता है, अपने को नहीं पता होता है। अंदर की साइड में जैसे अपन ने बैटरी बना दिया तो अपने पास में ऐसे ये लगा होता है, ये पूरा का पूरा क्या है, बैटरी है। अपन जब वोल्टेज चेक करते हैं तब अपन यहाँ पे और यहाँ पे वायर लगा के अपन क्या वोल्टेज को चेक करते हैं, तो ये अपने को क्या मिलता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, ना कि अपने को ईएमएफ मिलता है। ईएमएफ ढूंढने के लिए अपने को यहाँ पे और यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, तब जाके अपने को क्या मिल जाएगा, ईएमएफ मिल जाएगा। यहाँ पे अपने को क्या मिलता है, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, वर्क डन बाय यूनिट चार्ज टू मूव फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ बैटरी टू अदर टर्मिनल ऑफ बैटरी। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर जाने के लिए जो वर्क डन होता है वो उसका क्या कहलाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और एक पॉइंट से वापस दूसरे पॉइंट तक, मतलब सेम वापस उसी पॉइंट पे कंप्लीट साइकिल करता है तो उसे उसका क्या बोला जाता है, ईएमएफ बोला जाता है। याद रखना ये मेरे पास में ईएमएफ है और इस दोनों के बीच में जो अपने पास में लगा होता है वो अपने पास में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों का यूनिट सेम है, बस सिंबल अलग है। ईएमएफ के लिए अपन सिंबल लगाएंगे ई, मतलब ये एप्सिलॉन जैसा दिखता है लेकिन है नहीं, और ये सिंबल अपने पास में क्या लगेगा, कैपिटल वी लगेगा, कोई चेंजेस नहीं है। देखो रिलेशन कैसे निकालते हैं इसका, जैसे अपने पास में ये सर्किट है, ये अपने पास में सोर्स मतलब बैटरी है, अंदर ईएमएफ दे रखा है, उसका आर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा अपने को क्या है, कम ही लगता है। घर के अंदर अपने पास में कितना आता है, 240 आता है, अपने को ये भी पता है, लेकिन 240 कभी भी फिक्स नहीं दिखाता, थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। वो चेंज किसकी वजह से होता रहता है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से चेंज होता रहता है। तो अपने को ये याद रखना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से चेंज होता है। साथ ही साथ करंट भी कितना जा रहा है वो भी चेंज होता है, उससे भी चेंज होता है। तो मेन फैक्टर कौन सा होता है, करंट होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन वो भी इफेक्ट लगाता है कुछ ना कुछ, तो उसको भी याद रखना है। मेन इफेक्ट किसका होता है, करंट का होता है। तो देखो ये अपने पास में सर्किट है, सबसे पहला करंट इन द सर्किट, तो ये मेरे पास में बैटरी लगा हुआ मतलब ईएमएफ लगा हुआ है ई, ये आर और ये आर सीरीज में है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल मतलब वी अपॉन आर, वी की वैल्यू ई है और आर मतलब सीरीज में है, तो दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो अपने को ये बताया कि अगर मैं इस चीज को छोड़ दूं, यहाँ पे मेरे पास में यहाँ से यहाँ तक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक, तो उसके बीच में करंट ये चल रहा है और लोड मेरे पास में यही है, मतलब रेजिस्टेंस अपने पास में सिर्फ ये अकेला ही है।
तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू आर, यहाँ से यहाँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ना कि उसको गिनना है, उसको नहीं गिनना है, सिर्फ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा I इंटू कैपिटल आर। इससे क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो I इंटू स्मॉल आर, I इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू E। ये I इंटू कैपिटल आर बन जाएगा V, और ये सेम टू सेम ही रह जाएगा, तो अपने पास में ट्रांसपोज करने पे V इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, E माइनस IR। इससे मेरे को क्या पता चलता है, V इज ऑलवेज लेस देन E, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा EMF से क्या होएगा, कम होएगा। अंदर की साइड में मतलब कहीं से जो अपन ने बैटरी के अंदर, जैसे 9 वोल्ट की बैटरी है, तो 9 वोल्ट की बैटरी अपने को हमेशा 9 वोल्ट नहीं दिखाएगी, उससे हमेशा क्या दिखाएगी, कम ही दिखाएगी, ज्यादा नहीं दिखाती है। तो ये इसका मतलब है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा EMF से क्या होएगा, कम ही होएगा। इसके एक दो केसेस है, वो एक दो केसेस बता दे तो आपको क्या है, ज्यादा आसानी हो जाएगी। देखो यहाँ पे अपन ने क्या रिलेशन निकाला है, V इज इक्वल टू E माइनस IR, और यहाँ पे अपन ने बोला है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से हमेशा क्या होएगा, छोटा ही होएगा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिसके अंदर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से क्या हो जाता है, ज्यादा भी होता है, कभी बराबर भी होता है, तो तीनों केसेस, लेकिन जनरली यही होता है, बाकी केसेस होते हैं। जैसे अपना बैटरी क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है मतलब क्या होता है, वर्क डन हो रहा है, ना कि किया गया है। याद रखना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में मैंने लिखा है वर्क डन बाय यूनिट चार्ज, अगर वर्क डन यूनिट चार्ज के द्वारा किया जा रहा है तो, लेकिन बैटरी जब डिस्चार्ज है तो वर्क डन अलग से हो रहा है, मतलब बाहर से हो चुका है या हो रहा है, वो बाहर से हो रहा है, ना कि अंदर हो रहा है। अगर वो बाहर से हो रहा है मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उस केस में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ना कि कम रहेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क गेटिंग डन हो जाएगा, मतलब ये हो चुका है। इसका मतलब जब वो डिस्चार्ज हो रहा है, जब वो डिस्चार्ज हो रहा है मतलब वर्क वहां पे क्या है, हो चुका है। ये किस केस में होता है, सिर्फ रिचार्जेबल चैन में ही होता है, अदरवाइज नहीं होता है। कैसे होता है, देखो जैसे अपन ने ये मान लिया, सर्किट को थोड़ा सा समझना अलग तरीके से बनाया है। ये मान लो मोबाइल का सर्किट है, उसी के साथ में क्या है, बैटरी जुड़ा हुआ है। ये अपने पास में मान लिया बैटरी कितने हैं, 4 वोल्ट का है। जैसे ही बैटरी डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज हो गया मतलब उसके पास में 0%, वो चलने लायक है नहीं, तो अपन उसको क्या करते हैं, चार्जर से कनेक्ट करते हैं और अपने पास में उसको चार्ज करते हैं। लेकिन चार्ज करने के लिए अपने को एक कंडीशन चाहिए होती है कि चार्ज करने के लिए अपने पास में ये तो 4 वोल्ट का है, तो सामने वाले को अपने को क्या करना पड़ता है, उससे एक्स्ट्रा वोल्ट का देना पड़ता है। तो चार्जर अपने को क्या देना पड़ेगा, 5 वोल्ट का देना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन, डायरेक्शन कौन सी देनी पड़ेगी, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ऐसे है, ये ऐसे घूम रहा है, तो अपने को इसका क्या करना पड़ेगा, उल्टा डायरेक्शन। अगर मान लो सीधा डायरेक्शन दे दिया, तो सीधे डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में तो वो क्या हो रहा था, डिस्चार्ज हो रहा था। अगर मान लो 5 वोल्ट भी मैंने इसी डायरेक्शन में दे दिया, तो वो चार्ज ही नहीं हो पाएगा, वो वही का वही क्या है, डिस्चार्ज में ही रह जाएगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो ये वर्क डन कर रहा है उसका उल्टा वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये अपन क्या करते थे, उल्टी तरफ से दे देते हैं, और ये अपने को कितना देने का पड़ेगा, 5 वोल्ट। अगर अपन ने देखो 4 वोल्ट से, तो ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। क्यों, क्योंकि जैसे ही अपन चार्जिंग पे लगाएंगे तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि फोन चलना बंद हो जाएगा। फोन तो अपना नॉर्मल काम है, वो तो करना स्टार्ट ही रखेगा, कभी भी वो रुकेगा नहीं। तो अपन ने जितना भी दिया, जैसे मान लो 5 वोल्ट का दिया, तो 5 वोल्ट में से 4 वोल्ट उस मोबाइल को क्या है, चलाने में लग जाएगा। लेकिन 1 वोल्ट जो एक्स्ट्रा है, वो 1 वोल्ट उसको क्या करेगा, चार्जिंग में लगा देगा, जो जिसकी वजह से ये टर्मिनल वोल्टेज EMF से क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो देखो ये अंदर का माल है, 4 वोल्ट क्या है, अंदर का है, अंदर का है मतलब वो क्या है, EMF है। 5 वोल्ट क्या है, आउटर है, बाहर का है, बाहर का है मतलब वो क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो देखो यहाँ से देखने से पता चलता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से क्या हो चुका है, ज्यादा हो चुका है। फिर से इस चीज को समझ लेना, 4 वोल्ट जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसके हिसाब से मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है, अपने को उसकी उल्टी डायरेक्शन में देना पड़ेगा, लेकिन एक्स्ट्रा वोल्ट के तौर पे। क्यों, क्योंकि 4 वोल्ट तो इसको चलाने के लिए काम आ जाएगा, और 1 वोल्ट जो एक्स्ट्रा बचा उसके हिसाब से ये क्या होएगा, मोबाइल चार्ज होएगा। तो ये कंडीशन किसके लिए आती है, सिर्फ रिचार्जेबल सेल या बैटरी के लिए ही यूज होता है। इसका ये एग्जांपल है। दूसरा है अपने पास में BE के बराबर, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर भी होता है। कब, जब सर्किट ओपन हो जाए, मतलब स्विच ऑफ कर दो। स्विच ऑफ कर दो तो करंट क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे करंट 0 पुट करके देखो तो I × R 0 हो जाएगा, तो V = E हो जाएगा, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये सीधा सीधा कंडीशन है। अब यहाँ पे आता है एक अपने को फॉर्मूला बनाना है, तो अपन ने V = E - IR, तो अपन ने यहाँ पे फॉर्मूला निकाला ही है। IR को अपन यहाँ पे भेज देते हैं तो V उधर चला जाएगा, तो E - V हो जाएगा।
आर को यही रहने दिया तो आर डिवाइड में आई की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ से आई की वैल्यू अपने पास में क्या निकल जाएगी, आई इज इक्वल टू बी अपॉन कैपिटल आर। तो ये अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया। आर गुण के ऊपर आ जाएगा, इसको ऐसे मैं कर सकता हूँ, आर गुण के ऊपर आ गया ई माइनस वी अपॉन वी। अब दोनों से अलग अलग डिवाइड दे दो तो अपने पास में ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन किसका बना, इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब एक अपने पास में पूरा का पूरा सर्किट दिया हुआ है जिसके अंदर ईएमएफ दे रखा है, टर्मिनल वोल्टेज दे रखा है और एक लोड की वैल्यू भी दे रखी है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालें, तो ये अपन क्या है, इस फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। इसका यूज आगे पोटेंशियोमीटर वगैरह में भी यूज आएगा तो अपन उसके लिए भी यूज करेंगे, लेकिन अभी के लिए अपने पास में नॉर्मल सा इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब मेन चीज जो थी वो मेन चीज आपको समझा देता हूँ, जिसकी वजह से अपने पास में क्या है कि ये चीज काम आती थी कि घर के अंदर अपने पास में अलग अलग तरीके से कैसे यूज होता था। जैसे अपन ने V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर निकाला, तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर के हिसाब से कौन ज्यादा इफेक्ट करता है घर के पोटेंशियल को चेंज करने के लिए, जिससे अपने को लगता है कभी वोल्टेज कम आता है कभी ज्यादा आता है, तो वो कंडीशन क्या होती है। तो देखो अपने पास में एक सर्किट है अपना, यहाँ से अपने ईएमएफ क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ईएमएफ जो इंटरनली जैसे 240 देना मतलब 240 फिक्स्ड है, उसके साथ में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस वो भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है, लेकिन उसको जितना खाना है वो उससे हिसाब से खा लेगा। अब वो आता है अपने घर में, तो इस घर के अंदर आने से पहले अपन मान लेते हैं यहाँ पे अपन ने एक फैन लगा दिया, फिर अपन ने इसके यहाँ पे ट्यूबलाइट लगा दिया, फिर अपन ने यहाँ पे एक एसी लगा दिया, ठीक है। अब अपन ने सबसे पहले सिर्फ फैन को ही ऑन किया, फैन को ही ऑन किया, तो यहाँ पे अपने पास में मान लो I1 करंट आएगा, तो यहाँ पे पूरा का पूरा कितना चला जाएगा, I1। और ये क्यों, क्योंकि वो चालू ही नहीं किया तो वहां पे करंट जाएगा ही नहीं। तो अपन ने यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, E माइनस I1 R, और इसको सॉल्व करने के बाद में अपने पास में मान लिया अपने पास में 230 वोल्ट आया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, उस टाइम पे ट्यूबलाइट भी साथ में ऑन करते हैं, तो ट्यूबलाइट ऑन करने पे अपने पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पे अपन ने मान लिया I लिया, तो यहाँ पे अपने पास में क्या चला जाएगा, I1 माइनस I, करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। या फिर अपन ऐसे मान सकते हैं कि इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अपन इसको कर लेते हैं I1 प्लस I2, ये चला जाएगा I1 और यहाँ पे क्या चला जाएगा I2, जो यहाँ पे घूम के आएगा, तो दो करंट हो गए। तो यहाँ पे ये V इज इक्वल टू E माइनस I1 प्लस I2 इंटू R, और ये फिर से अपने पास में मान लिया 222 ही हो गया। लेकिन क्यों, क्योंकि करंट ज्यादा है, करंट चेंज होता रहता है, जैसे जैसे अपने पास में अप्लायंसेस बढ़ते जाएंगे करंट उसी हिसाब से क्या है, वेरी होता जाएगा। अब समझ में हमने कि अगर मान लो एसी का करूंगा तो यहाँ पे तीन करंट आएंगे, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा, तो अपने पास में पोटेंशियल फिर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा और इंटू R, और ये फिर से और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और 290 मान लेते हैं। तो धीमे धीमे ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से, मेन करंट की वजह से। और ये करंट किसकी वजह से चेंज होता है, लोड्स की वजह से। अप्लायंसेस जितने ज्यादा अपन बढ़ाते जाएंगे उसके हिसाब से अपने पास में करंट भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो इसीलिए कभी कभी अपने घर में ज्यादा अप्लायंसेस चल जाते हैं या कुछ हैवी ऐसी अप्लायंसेस चल जाता है जिसकी वजह से अपने पास में क्या है, वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज लेवल अप डाउन होता रहता है, तो अपने को ये पता भी चलता है। तो वो किसकी वजह से होता है, अप्लायंसेस की वजह से होता है, और उसकी वजह से क्या है, करंट डिफर करता है, और अपने पास में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चेंज होता है। याद रखना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अपन सिर्फ यहीं से ही मेजर करते हैं, ना कि आगे से। आगे से तो अपने पास में ईएमएफ आता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे, और यहीं पे ही अपने को क्या है, डिफरेंस पता चलता है। तो इसका थोड़ा सा लैंग्वेज आप लिख सकते हो, वैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसा आपको सही लगे। तो देखो अपने को ये पता है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, अपने को पता है E और R क्या है, कांस्टेंट है। E और R कांस्टेंट, तो जैसे जैसे I को इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब इसके लैंग्वेज के तौर पे मैं बोल देता हूँ, आप उसको लिखते जाएंगे। जैसे जैसे लोड को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, मतलब व्हेन लोड इज इंक्रीज करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे जैसे लोड को बढ़ाएंगे करंट भी क्या होगा, इंक्रीज। तो व्हेन लोड इज इंक्रीज करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, अकॉर्डिंग टू रिलेशन V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। करंट अगर इंक्रीज होएगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो यहाँ पे पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन ओवरऑल मेन लाइन में भी पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा और सारे के सारे जो अप्लायंसेस अपन ने लगा रखे हैं वो अपने पास में लोअर वोल्टेज एक्सपीरियंस करेंगे, मतलब अपने पास में वोल्टेज ड्रॉप आएगा, जिसके अपन क्या बोलते हैं कि वोल्टेज कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो कम वाला ये इसके हिसाब से हो जाता है। तो ये लोड की वजह से होता है, लोड बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ जाएगा तो इस रिलेशन के हिसाब से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और अपने पास में वो वोल्टेज कम दिखाता है। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है, शेल और ईएमएफ का इंट्रो था। इसके ऊपर थोड़े बहुत न्यूमेरिकल है तो वो मैं आपको पीडीएफ के तौर पे इसी के साथ में लिंक कर दूंगा, तो इजी वाले ही होते हैं तो आपको समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। तो 3 तरीके के ब्रिज है अपने पास में, तो तीनों को अपन आराम से इसको पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इसको याद करें और इसको अच्छे से पढ़ें।